खत्म हो चुकी है। CSS बुक के हिसाब से हमारी एंड हो चुकी है। इसके बाद जो चीजें बचती हैं वो देखो चैप्टर नंबर 17 जो इन्होंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर क्या पढ़ा है, HTML का 5 लेआउट। अब अगर मैं HTML के 5 लेआउट को आपको दिखाऊं तो इन्होंने बोला कि आपका नॉर्मल लेआउट होता है, HTML 5 का लेआउट इन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया। कहां गया भाई? HTML5 के अंदर आपके पास जो न्यू चीजें आएंगी वो कुछ इस तरह से थी। जैसे HTML5 के अंदर आपके पास आया था हेडर और फुटर का टैग, हेडर और फुटर का टैग। और जब से कि हेडर और फुटर का टैग नहीं आया था, इससे पहले जो टैग इस्तेमाल करते थे वो हम डिव का इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? डिव से भी वही काम होता है और हेडर और फुटर से भी यही काम होता है। बस फर्क इतना है कि हेडर और फुटर अगर आप कोड के अंदर लिख दो, मिसाल के तौर पर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूं और स्क्रीन शेयर हो गया ना। क्लास नंबर हमारे पास 17 है, इसके अंदर index.html की फाइल मैंने क्रिएट की, ठीक है। अब यहाँ पे आके बॉयलर प्रिंट मैंने प्रिंट करवाया और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, पहले डिव बना के दिखाता हूँ। डिव के अंदर मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास एक हेडर है। क्या है? हेडर है। इसी चीज को मैंने कॉपी किया और नीचे लाके पेस्ट कर दिया और इसको मैं कह देता हूँ ये फुटर है। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये कॉपी पास्ट करके हम यहाँ पे आके जब इसका आउटपुट देखेंगे, हाँ भाई ऊपर हेडर आ रहा है, नीचे फुटर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कौन से लेवल एलिमेंट है? डिव कौन से लेवल का एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसी वजह से यहाँ से शुरू होकर और पूरी स्क्रीन में कवर कर रहा होगा और उसी के बाद फॉर्मेट क्या स्टार्ट हो गया? फुटर स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको HTML5 के मुताबिक वाले स्ट्रक्चर में लेके जाऊं तो उसमें इन डिव के बजाय उन्होंने इस्तेमाल किया हेडर का टैग, हेडर का पूरा टैग, और इसी चीज को आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और फुटर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है फुटर का टैग, ठीक है। अब अगर मैंने हेडर और डिव की जगह पे हेडर और फुटर का टैग लगा दिया तो अब आगे देखो कोई फर्क पड़ा? इस वेबसाइट को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बस फर्क क्या हुआ कि जब आपने हेडर और फुटर का टैग इस्तेमाल किया तो जो पढ़ने वाला है, डेवलपर है, पहले तो उसको आसानी हो गई, उसे ये पता चल गया कि हेडर कहां से शुरू हो रहा है और फुटर कहां से शुरू है, ठीक है। अभी मैं यहां पे सिर्फ हेडर के अंदर एक चीज लिखी है ना, जब आपकी प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर मेन्यूज होते हैं, नए आइटम्स होते हैं, उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर आपके पास लिस्ट होती है। आपने देखा होगा ना कुछ वेबसाइट के ऊपर एक छोटे से हेडर के ऊपर क्लिक करो तो इतना बड़ा सा मेन्यू खुल जाता है। जैसे OLX की वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो OLX के अंदर क्या होता है, इतने से आइटम के ऊपर ये और कैटेगरीज लिखा हुआ है, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखो कितनी बड़ी आपके पास लिस्ट टाइप चीज खुल गई। तो आगे आने वाली वेबसाइट के अंदर आपके पास इतना बड़ा हेडर होता है। अब यूजर को ये पहचानने में कि भाई यूजर को बोल रहा हूं, डेवलपर को ये पहचानने में कि हेडर शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां से हो रहा है, अगर तो सिंपल हेडर लगा हुआ था तो बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन हेडर के टैग को क्या करेगा? सर्च कर रहा होगा। इसकी मिसाल ऐसी है, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो ना पूरी, उसके अंदर आप हेडिंग डालते हो, टेक्स्ट लिखते हो और इसके अलावा कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी नजर आ रही है गूगल के ऊपर। मुझे पता चल रहा है कि हेडर के अंदर मैं अपने हेडर का कोड लिखूंगा, फुटर के अंदर मैं फुटर का कोड लिखूंगा। इस तरीके से एक नया का टैग निकाला है, जिसका नाम क्या है? नेविगेशन। अगर आप OLX की वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे देखो दो नेविगेशन की चीज है, एक मोटर और एक प्रॉपर्टी। नेविगेशन बेसिकली बताती है आपको रास्ता, नेविगेशन आपको क्या बताता है? रास्ता। अब यहाँ पे मैंने दो रास्ते दिए हैं, एक मोटर्स के और एक प्रॉपर्टीज के, सही है। तो जब भी आप नेविगेशन का टैग लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इस नेविगेशन के टैग के अंदर आप यूजर को नेविगेट करवाना चाह रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करोगे? नेविगेशन। आज है नेविगेशन। तो इस तरह से HTML5 में आपको कुछ टैग दिए हैं। आर्टिकल का टैग है, आर्टिकल का टैग ज्यादातर इस्तेमाल होता है ब्लॉग्स के लिए। जैसे ब्लॉग से मुराद मैं आपको दिखाऊं तो एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये वाले ऐसे आ रहे हैं ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है और मुख्तलिफ आर्टिकल्स प्रेजेंट हुए होते हैं। आर्टिकल से मुराद ये होता है कि कोई ना कोई चीज के बारे में पूरा डिफाइन किया है। जैसे न्यूज़ के अंदर आपके पास आर्टिकल्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसके अंदर कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक हो गया?
देखो डेवलपर कोई भी बन सकता है, हर बंदा डेव बना बना के भी काम करके डेवलपर भी ये काम करता है। आपने देखा होगा आपके पास डैशबोर्ड बना हुआ आ रहा होता है, डैशबोर्ड के बाद उल्टे हाथ के ऊपर आपके पास बहुत सारे वो हो रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टैब आइटम्स आ रहे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डैशबोर्ड की, ये देखो, अगर ये पहले वाली आप इमेज को मैं ओपन करके दिखाऊं, अब ये आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर ये जो असाइड का टैग है वो काम कर रहा होता है। असाइड से मुराद क्या है, एक साइड, असाइड से मुराद क्या है, एक साइड, यानी ये जो आपके पास ये वाला हिस्सा है ब्लैक वाला जिसमें एडमिन लिखा हुआ है, ये पूरा हिस्सा आपके पास इस टैग के अंदर आता है, वो क्या कहलाता है, असाइड का टैग। यानी एक साइड के ऊपर आपके पास टैग, अब वो साइड लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है। अगर आप फेसबुक खोलोगे तो आपको असाइड का टैग लेफ्ट साइड, सेक्शन से मुराद क्या है, नाम से पता चल रहा है, जब भी कोई सेक्शन आप इस्तेमाल करोगे, स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करोगे, सेक्शन का। कौन सा, ये सिर्फ एक दफा पढ़ के अपने ध्यान में रख लो कि इस तरह के टैग भी होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये वाला टैग अक्सर मैंने इस्तेमाल होता हुआ देखा है, इसमें लिखा हुआ फिगर, फिगर से मुराद यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें आ रही होंगी, जितनी भी तस्वीरें आ रही है, अगर मैं इसी वाली चीज को आपको कॉपी करके दिखाऊं और हेडर फुटर को बंद करते हैं, यहाँ पे आके इस चीज को पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे इस तस्वीर को मैं जरा उठा के जाता हूँ कहीं ना कहीं से, एक वॉलपेपर उठा लेते हैं, वॉलपेपर, इस वॉलपेपर की इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब इस वेबसाइट को अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कैप्शन, क्या कहते हैं, किसी भी तस्वीर के पास आपने देखा होगा कि भाई छोटा सा कैप्शन लगा हुआ होता है। कैप्शन से मुराद अपनी चलती दुनिया की चलती, जितने भी इस तरह के टाइटल्स होते हैं ना, फेसबुक पे आपने देखा होगा कुछ होते हैं लोग इस तरह के टाइटल तस्वीर के साथ लगा देते हैं, तो वो बेसिकली किसके अंदर होते हैं, कैप्शन के अंदर होता है ना भाई। कोई कैप्शन अच्छी चीज, मैंने अभी आपको बोला कि तस्वीर का हिस्सा है, तस्वीर के बारे में बता रहा है, तो वो तस्वीर आपके पास इमेज के टैग के अंदर लगी और उसका जो कैप्शन है वो कहाँ पे आ गया, फिक्स कैप्शन के अंदर। कहाँ पे आएगा, जब भी तस्वीर को कोई ना कोई कैप्शन देने की बारी आएगी, अगर मैंने यहाँ पे पी का टैग इस्तेमाल कर दिया तो अभी आप इसको गौर से देखो, कैप्शन को देख रहे हो, नजर आ रहा है कैप्शन। अब देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया कोई ना कोई डिफरेंस आया। अब ये बन गया पी का टैग की मदद से, क्या बन गया, पैराग्राफ बन गया। क्या आप इसका तस्वीर से कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको एक पैराग्राफ बना दिया। और पैराग्राफ आपको पता है, पैराग्राफ के लिए काम है, जब एलिमेंट्स को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना होता है तो आप डिव का टैग का इस्तेमाल कर देते हो, ठीक है। बस चैप्टर नंबर 17 यहाँ पे एंड हो गया। चैप्टर नंबर 18 के अंदर आपके पास डिजाइन से रिलेटेड कोई चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें डिजाइनर बना के दे देगा। आपकी बुक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आपकी बुक यहाँ पे खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर आपकी HTML CSS कवर हो गई। बुक से बाहर जाते हैं तो मैंने आपको एक साइट बताई थी, HTML CSS के हिसाब से, HTML के हिसाब से, CSS के हिसाब से हर चीज को जो आपको टैग नहीं मिल रहा ना वो आपको यहाँ जरूर मिलेगा, W3 स्कूल का। कहाँ पे मिलेगा, W3 स्कूल पे। अगर आप HTML के पार्ट पे आओगे तो आपको HTML के देखो इतनी सारी था, किस तरह से HTMल लिखी, CSS लिखी जाती है, पढ़ लिया था, पढ़ लिया था ना, सिलेक्टर, और उसके बाद इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और कैसे प्रॉपर्टीज देते हैं। सिलेक्टर्स हमने काफी सारे सिलेक्टर पढ़े, सबसे ज्यादा सिलेक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा था, आईडी और क्लास, आईडी और क्लास सिलेक्टर इस्तेमाल करते थे। तो वही सारे सिलेक्टर्स आपको यहाँ पे दिए हैं कि आपको किस एलिमेंट को किस तरह से सिलेक्ट करके स्टाइल देना है, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स कैसे देते हैं CSS के अंदर, कमेंट देने की तरीका भी चलो मैं बता देता हूँ। जैसे आप HTML के अंदर कमेंट करते हो ना, इस तरह से और आपने बना दिया एक स्टाइल, यानी डॉट पैराग्राफ करते हो, हाँ
सही है। अब अगर मुझे स्टाइल को कमेंट आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कलर ऐड दे दिया और इस स्टाइल को मुझे कमेंट आउट करना है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर आप एंटर करोगे तो आपके पास ये लाइन क्या हो जाएगी, कमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट आपको नजर आ रहा होगा इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई है, कमिट हो गई है। और ये चीज आपकी ब्राउजर के ऊपर नहीं नजर आएगी, ये चीज ब्राउजर के ऊपर नहीं नजर आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेम वही तरीका है HTML वाला जिससे आप CSS के अंदर भी कमेंट कर रहे हो। क्लियर है यहाँ पे? कलर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, टेक्स्ट की तमाम चीजें हमने पढ़ ली तकरीबन। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये CSS का क्या, फ्लैग बॉक्स। आपके पास जब तक फ्लैग बॉक्स नहीं था, इससे पहले तक हम चीजें इस्तेमाल करते थे जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई थी, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक। ये तीन चीजें जो थी वो आपके HTML की एलिमेंट्स को एक लाइन में लेके आने के लिए काम करती थी। मिसाल, हाँ भाई कौन से होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, क्या पहले इतने बड़े नाम की शॉर्ट फॉर्म इन्होंने लिखे हैं। ये क्या करता है, आपके पास लेआउट बनाता है। क्या बनाता है, लेआउट। बेसिकली क्या होगा, एक हेडर होगा और यहाँ पे फुटर नहीं है, डैशबोर्ड पे नहीं होता। तो इस तरह के लेआउट जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लैग बॉक्स। इससे आपका बहुत इजीली आप वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक हेडर बना के दिखाता हूँ। हेडर बनाने के लिए कौन सा टैग, हेडर, ठीक है। अब आपको अगर मैं इस वाली वेबसाइट का हेडर दिखाऊं तो इसके अंदर क्या है, लोगो है, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेन्यूज है, मेन्यूज है, नेविगेशन मेन्यूज है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है। फ्लैग बॉक्स की मदद से ये चीज आप मुश्किल से 4-5 लाइनों के अंदर कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडर लिखा, ठीक है। हेडर के अंदर मुझे, हेडर के अंदर, हेडर आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिल्कुल उस तरह से काम करेगा जैसे आपके पास जब काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस हेडर के अंदर फॉर एग्जांपल लिस्ट बना देता हूँ। मैंने बनाया UL, और UL के अंदर मैंने बना दी, या UL को छोड़ के हम इसके अंदर स्पैन बना देते हैं ना, स्पैन नहीं बनाते, पैराग्राफ बना देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी वीडियो नहीं बना, अभी हेडर नहीं बना रहे, अभी सिर्फ मैं आपको पहले फ्लैग बॉक्स करवा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको हेडर बना के दिखा दूं। मैंने यहाँ पे हेडर के अंदर आके 3 एलिमेंट लिख दिए जिसका नाम है 3P। P का मतलब क्या है, क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ आपके पास इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल है। मैं हेडर को यहाँ से टारगेट करता हूँ, मैंने टारगेट किया हेडर, और हेडर को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। और हेडर के अंदर जितने भी P हैं, हेडर के अंदर जितने भी P हैं उनको मैं कलर दे देता हूँ व्हाइट, व्हाइट कलर दिया, सही है। यहाँ है, रिफ्रेश किया, ये आपके पास क्या हो गया, एक हेडर हो गया जिसके अंदर 3 एलिमेंट कौन से हैं भाई, HTML के, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये तीनों पैराग्राफ है, इसी वजह से ये अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने दे, यानी तमाम एलिमेंट्स। मैं कह रहा हूँ अक्सर ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, मैंने पिछली क्लास में देखा, जो फ्लैग बॉक्स इस्तेमाल करते थे। जब भी आप फ्लैग्स की बात करोगे ना, तो कभी भी आप इनके बच्चों से बात नहीं करोगे, हमेशा किससे बात करोगे, पेरेंट्स से। किससे बात करोगे, जब भी आपको फ्लैग बॉक्स इस्तेमाल करना होगा, जब भी तो आप पापा से बात करोगे, बच्चों से कोई बात नहीं करनी। यानी जब भी अगर मुझे इन तीनों लड़कों को एक लाइन के अंदर लेके आना है, इन तीनों लड़कों को एक लाइन के अंदर लेके आना है, तो मुझे हमेशा किससे बात करनी पड़ेगी, पापा से। इससे आप यहाँ पे हेडर है तो पापा है, ये तीनों जो है ये चाइल्ड है, सही है। तो मैं यहाँ पे हेडर के पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को सीधा कर दो, डिस्प्ले क्या लगा दो, फ्लैग लगा दो। डिस्प्ले जैसे आप फ्लैग लगाओगे
तो आपके पास हेडर के ऊपर, हेडर के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी तमाम एलिमेंट जो आपने हेडर के अंदर डिफाइन किए हैं, हेडर में, हेडर के अंदर जितनी भी चीजें डिफाइन की हैं वो तमाम क्या हो जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी। हालांकि ये तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, ब्लॉक लेवल है। तीनों एलिमेंट कौन से हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन उस साइड जो है वो क्या हो गया, सीधे हो गया। क्या हो गया, सीधे हो गया, यानी एक लाइन के अंदर आ गया। ठीक है भाई, फ्लैक्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये थी कि वो क्या काम कर रही होगी, तमाम एक प्रॉपर्टी लगा दे रही गैप की। गैप का मतलब क्या होता है, फासला, स्पेस। गैप का मतलब क्या होता है, फासला। तो यहाँ पे आप गैप के अंदर जितने पिक्सल का फासला दोगे हर एलिमेंट के दरमियान में उतने पिक्सल का गैप आ जाएगा। आ गया, आ गया भाई। अच्छा, आप एक और चीज नोट करो कि जो इसने गैप देना शुरू किया है, क्या हेडर के शुरू से भी गैप आया है, नहीं, बस जहां से एलिमेंट पहला खत्म हुआ उसके दरमियान में और इसके दरमियान में आपके पास क्या आ गया, गैप आ गया। ठीक है भाई। अब कोई क्वेश्चन एक छोटा सा कर लेता हूं मैं, इसे करें आप वाइट कर दे, तभी चला रहे हैं वाइट कलर की शेड फॉर एग्जांपल इसको हो गया 10 पिक्सल। तो अब जो यहां से थोड़ा सा गैप आ रहा था, अब वो आ गया, सही हो गया, सही हो गया भाई। जब आप टॉप पर है और वहीं पे आपने डिफाइन कर दिया गैप होना चाहिए कितना, 20 पिक्सल का। अब आपके पास अगर आप इस हेडर को देखो बात है तो देखो एक एलिमेंट यहां है, दूसरा एलिमेंट आ रहा है बिल्कुल सेंटर में और तीसरा एलिमेंट आ रहा है राइट साइड के ऊपर। कहां पे आ रहा है, राइट साइड के ऊपर। यानी इन दोनों के दरमियान में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे इक्वल ये आओगे। आप ना ये गैप इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा होता है, आपके एलिमेंट्स को, आपके कंटेंट को जस्टिफाई कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे हमारे पास कितना कंटेंट है, 3 कंटेंट है, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। ये 3 जो पैराग्राफ के आपके पास आइटम्स हैं, ये तीनों एलिमेंट होंगे बिटवीन। इसका मतलब क्या होगा कि आप इन तीनों एलिमेंट्स के दरमियान में, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों के दरमियान में स्पेस दे दो। तीनों के दरमियान में स्पेस, बिटवीन का मतलब दरमियान में स्पेस, स्पेस बिटवीन का मतलब दरमियान में स्पेस। अगर आप आगे यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये देखो HTML नजर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में CSS नजर आ रहा है और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तीनों एलिमेंट में बराबर गैप है, बराबर गैप है, बराबर करेगा। हमेशा डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी आपके लिए ये आसानी देती है कि जब आपने डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया तो आपके पास बराबर का गैप आ जाएगा जितने भी आपने एलिमेंट इस्तेमाल किए होंगे। जी है, पैडिंग आपके एलिमेंट्स के चारों तरफ इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर आप यहां से पैडिंग हटा दोगे, जस्टिफाई कंटेंट आप देखो ये हो गया, तो मैं HTML के इस साइड पे गैप चाहिए ना, हाँ, तो उसके लिए हम इसके आगे वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर दिया, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करने से अभी वही काम होगा कि पहले HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद इक्वल गैप से जावास्क्रिप्ट और उसके बाद दोबारा जावास्क्रिप्ट। तो इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप इसके अंदर न्यू एलिमेंट ऐड करते रहोगे, आपके पास जो गैप कैलकुलेट हो रहा है ना वो बराबर का ही कैलकुलेट होगा हमेशा। क्या बोला मैंने, जब भी आपने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया तो अब ये खुद से इसको मैनेज कर रहा होगा कि इसके दरमियान में कितना गैप आना चाहिए। स्पेस अराउंड का सिर्फ फायदा क्या है, स्पेस अराउंड में अभी आप देखो ये HTML लिखा हुआ है और ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं, दोनों स्क्रीन से क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करो, अब क्या हो गया, शुरू से भी गैप आ गया, बीच में भी गैप आ गया और राइट साइड पे देखो तो वहां पे भी गैप आ गया। स्पेस अराउंड क्या करता है, अराउंड का मतलब क्या होता है, चलो उसमें लगा देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले हेडर के अंदर जो तमाम चीजें इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और से देखना है चीज को, यहाँ पे लगा हुआ है हेडर,
हेडर के अंदर जो पहली चीज आपके पास है वो क्या है? लोगो है। अब मैं इस लोगो को कैसे कॉपी करूंगा? मैं इंस्पेक्ट करता हूं, मैंने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एसवीजी लगा हुआ है। तो एसवीजी को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कॉपी एलिमेंट किया, मैं यहाँ आया, हेडर के अंदर आके मैंने एक चीज लिख दी जिसका नाम है डिव, ठीक है। और इस डिव के अंदर आके मैंने क्या पेस्ट कर दिया? एसवीजी। तो अब मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर लोगो नजर आ जाएगा। ये मैंने हेडर बनाया, हेडर के अंदर आके मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर क्या पेस्ट कर दिया? एसवीजी। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूं किसकी? लोगो की। क्या कर क्लास दे देता हूं? लोगो, ठीक है। अब मैंने देखा हेडर के अंदर पहली चीज जो आ रही थी वो लोगो आ रही थी। आगे देख लेना, लोगो नजर आ रहा है? नजर आ गया लोगो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इन वाली तमाम चीजों को हटा देता हूं। पैडिंग लेफ्ट, सॉरी पैडिंग देता हूं और मैं कहता हूं लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस आया हुआ है, तो मुझे लेफ्ट और राइट से अगर स्पेस देना होगा तो मैं कैसे दूंगा भाई? पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, लेफ्ट और राइट दोनों से स्पेस देना है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपको टॉप बटन में स्पेस देना होगा तो अलग, लेफ्ट राइट देना होगा तो अलग। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? वो इसके अंदर कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट वाली वैल्यू इसके लिए होती है टॉप बटन के लिए। मुझे टॉप बटन से कोई स्पेस देनी है? नहीं देनी, मुझे सिर्फ लेफ्ट राइट से देनी है। तो स्पेस देने के बाद मैं सेकंड चीज जो इस्तेमाल करूंगा वो क्या हो जाएगी? किसके लिए लग जाएगी ये पैडिंग? लेफ्ट राइट के लिए। तो अगर आप यहां पे आके देखो लेफ्ट से स्पेस आ गया, राइट पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता। मैं 30 पिक्सल के बजाय इसको कर देता हूं 60 पिक्सल। सही है? सही है? अब इस एमटीबी के बाद ये लोगों के बाद ये आपके पास अबाउट और टीम के बाद प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बाद ब्लॉग। सही है भाई? ये अगर आप इस तरह से आके देखो तो ये देखो, ये आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लिंक्स आपके पास एमटीबी के बाद स्टार्ट हुए हैं। लिंक्स आपके पास एमटीबी के बाद स्टार्ट हुए हैं। चलो सही है, फिर अब ये इसको ऐसे जोड़ते हैं। अब मुझे स्नैप के अंदर वाले जितने भी ए हैं इनको टारगेट करना है। मैं स्नैप को आगे क्लास दे देता हूं टैब्स की। किसकी? टैब्स की। ये बेसिकली जितने भी नैप आइटम है क्या है? टैब्स हैं। तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूं स्पीचेस के अंदर आगे डॉट टैब्स को, और टैब्स के अंदर मौजूद तमाम ए के टैग हो उसका कलर मैं क्या करना चाहता हूं? व्हाइट। क्या कलर करना चाहता हूं? व्हाइट कलर जो है व्हाइट कर दिया। दानिश मुझे आप ये बताएं कि ये जो अंडरलाइन आ रही नन कर देंगे तो इससे क्या होगा? आपके पास एलिमेंट्स के नीचे जो डेकोरेशन हो रही है अंडरलाइन जो आ रही थी वो खत्म हो गई। बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टैब को टारगेट करूंगा। मैंने टारगेट किया डॉट टैब, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी आपने फ्लैग्स इस्तेमाल करना है तो आपने किससे बात करनी होगी? पेरेंट से। किससे बात करनी होगी? पेरेंट से। तो इस ए के टैग का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? टैब है। तो मैं इस टैब के ऊपर आके डिस्प्ले क्या लगा देता हूं? फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स लगाए, ये ऑलरेडी एक लाइन के अंदर थे। अब मैं क्या देना चाहता हूं? गैप। और गैप में दे देता हूं फॉर एग्जांपल 10 पिक्सेल्स का। गैप आ गया बीच में, अभी भी गैप कम लग रहा है तो मैं इसको कर देता हूं 30 पिक्सल का। अब सही है? सही है? तीनों के दरमियान में गैप आ गया। अब यहां पे मुझे इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मैं कहता हूं फॉन्ट साइज और इसको मैं दे देता हूं 20 पिक्सल। सही है भाई? ठीक है? क्लियर है यहां तक? कोई मसला? किसी को कोई मसला? अभी हमने क्या किया? सबसे पहले लोगो बनाया, लोगो के बाद ये वाले आइटम बना दिए। अब उसके बाद हम इसका बटन का, बटन के अंदर क्या लिखा होगा? कांटेक्ट अस। ठीक है भाई? कांटेक्ट अस को जब मैंने बटन यहां पे लगाया तो ये बटन कहां आ गया? इसके नीचे आ गया, नीचे आ गया।
अब इस कॉन्टैक्ट के बटन को मैं क्या कर देता हूँ, क्लास देता हूँ और मैं कह देता हूँ हेडर बटन। क्या नाम दिया मैंने क्लास को, एलिमेंट को मैंने हेडर बटन का नाम दे दिया। अब इस हेडर बटन के ऊपर मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, मैंने लिखा हेडर बटन और इस हेडर बटन को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर निकाल लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कलर दिला और यहाँ पे आके ये इसका कलर निकालने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया और इस बटन का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ क्या, जो मैंने वहां से कलर कॉपी किया था। ठीक है भाई, इसके टेक्स्ट का कलर कौन सा है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, तो मैंने व्हाइट कलर टेक्स्ट का लिख दिया। रिफ्रेश करो, ये आ गया बटन। अब इस बटन के ऊपर क्या है, ये वाला बटन और ये वाला बटन। अब मुझे इस वाले बटन का पैडिंग में मैंने कर दिया 30 पिक्सल, काफी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टॉप बटन से स्पेस दे देता हूँ 30 पिक्सल की और लेफ्ट राइट से कितना दे दिया, सॉरी टॉप बटन से मैंने दे दिया 10 पिक्सल या 15 कर देते हैं और लेफ्ट राइट से कितना दे दिया 30 पिक्सल। तो ये टॉप बटन से कितना हो गया 15 और लेफ्ट राइट से कितना हो गया 30। अभी यहाँ पे ना कुछ स्पेस नजर आ रहा है, कुछ बॉर्डर नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे जो कलर इस्तेमाल हुआ है बटन के ऊपर, इसके बॉर्डर के ऊपर, वो आप कैसे निकालोगे, कलर दिला क्लिक करो और इसके बॉर्डर के ऊपर चले जाओ इस तरह से। अब आपने इस बॉर्डर के कलर को, अच्छा ये लगा हुआ बॉर्डर, इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को आपने यहाँ से कैसे कॉपी करना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से जो तीनों कलर हैं इसको हेक्स कोड को कॉपी कर लिया। सही है भाई, आपने क्या किया, वो रिफ्रेश करो। यहाँ पे एक और चीज है, मसला एग्जांपल 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का बॉर्डर। अब आपके हमारे पास तकरीबन हमारा हेडर तैयार है, तकरीबन हमारा हेडर तैयार है। अब हमें एक काम और करना है कि एमजेडी यहाँ पे क्या हुआ है, इन तीनों के दरमियान में स्पेस बिटवीन, क्या लिख दिया मैंने, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन लिख दिया। तो आपके पास तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, इसके साथ आ गए। अब यहाँ पे एक मसला हो रहा है, एक मसला क्या आ रहा है कि भाई अलाइन एड्रेस क्या कर रहा होता है, आपके एलिमेंट्स को अलाइन कर रहा होता है। टॉप से आपको ऊपर चिपकाना है तो आप इसको बेस लाइन, इसको आप कर दोगे टॉप। अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है तो अलाइन एड्रेस को मैंने क्या कर दिया, सेंटर कहाँ से सेंटर होगा, टॉप और बॉटम से आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। पहले हम ऐसे अलाइनमेंट सेट कर रहे थे, अब हम टॉप और बॉटम से इसके अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। अगर आपने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया तो अब देखो तीनों चीजें एक लाइन में आ रही है, आपका लोगो, आपका हेडर का मेन्यू और आपका बटन 20 पिक्सल का।